Today's topic of discussion is clinical correlates of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के ऊपर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, आप उनको पहले देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करेंगे और इसमें भी हम क्लिनिकल को कवर कर लेंगे। जो पहला जो क्लिनिकल है या पॉइंट है उसका नाम है ग्लूकोकाइनेस जीन। जो ग्लूकोकाइनेस, इसको हम हेक्सोकाइनेस 4 भी कहते हैं। अगर इसके जीन में म्यूटेशन आ जाए तो फिर ग्लूकोज सेंसर फंक्शन खत्म हो जाता है। अब ये ग्लूकोज सेंसर फंक्शन कैसे खत्म होगा मैं भी नेक्स्ट बताऊंगा हेक्सोकाइनेस वर्सेस ग्लूकोकाइनेस वाली वीडियो में। ओके, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ग्लूकोकाइनेस होता है ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल में ग्लूकोज को सेंस करने वाला काम करता होता है। ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी ग्लूकोज सेंसर की वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। जब ग्लूकोकाइनेस के जीन में म्यूटेशन आ जाए तो फिर ग्लूकोकाइनेस प्रोटीन या एंजाइम ये एबनॉर्मल हो जाएगा, अपना फंक्शन नहीं करेगा। जब अपना फंक्शन नहीं करेगा तो फिर ग्लूकोज सेंसर फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज सेंसर फंक्शन नहीं होगा तो फिर इंसुलिन रिलीज नहीं होगी, एक डिजीज होगी, उसको बोलेंगे मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग। ओके, ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। इसमें यह होगा कि इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी। इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होगी तो फिर हमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अल्डोलेस ए। ये वो एंजाइम है जिसने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ना होता है। और दूसरा एंजाइम पायरुवेट काइनेस। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो फिर एक डिजीज होगी, उसका नाम है हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें आरबीसी की हिमोलिसिस देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली पायरुवेट काइनेस पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन कर सके। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी के लिए एटीपी चाहिए। अगर पायरुवेट काइनेस नहीं होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी और हिमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को यूज करते हुए अपनी सेल की शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगला जो है मसल फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस डेफिशिएंसी। अगर मसल के अंदर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर फटीग हमें देखने को मिलती है। फटीग हो जाए फिर हम एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी ना होने के बराबर, क्योंकि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस अगर डेफिशिएंट हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस आगे मजीद प्रोसीड नहीं कर सकती, एनर्जी नहीं मिलेगी, एक्सरसाइज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आर्सेनिक की दो फॉर्म होती है, एक आर्सिनेट और आर्सिनाइट। आर्सिनाइट ट्राइवेलेंट फॉर्म, आर्सिनेट पेंटावेलेंट फॉर्म। जो आर्सिनाइट ट्राइवेलेंट फॉर्म और मर्क्यूरिक आयन होते हैं, ये लिपोइक एसिड के सल्फ हाइड्राइल ग्रुप या थाइयोल ग्रुप भी बोलते हैं, उसके साथ कॉम्पीट करते हैं, उसके साथ बाइंड करते होते हैं। ओके, उसके साथ बाइंड करने के बाद ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के E2 वाला जो कंपोनेंट है उसको क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। इनएक्टिवेट हो जाएंगे, फिर हमें जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है वो अपना काम नहीं कर सकेगा। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस अपना काम नहीं कर सकेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। इसका भी एक डिटेल मैकेनिज्म एक वीडियो के अंदर दिया हुआ है लैक्टिक एसिडोसिस की, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ होगा तो थायमिन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का E1 वाला कंपोनेंट होता है, उसको थायमिन पायरोफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि थायमिन पायरोफॉस्फेट उसके लिए कोएंजाइम का काम करता है, जो लिपोइक एसिड या E2 कंपोनेंट के लिए चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो पॉइंट्स हैं ये ड्रग्स के नाम होते हैं। ये ड्रग्स या फिर केमिकल्स यूज करते हैं कैंसरस पेशेंट में, ताकि कैंसर सेल की डिवीजन को या ग्रोथ को कम से कम किया जा सके। ये करते क्या है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टिक एसिड कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टिक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स सर्वाइव कर जाती है। अगर किसी तरह हम ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर दें तो कैंसर सेल की ग्रोथ को, इनकी डिवीजन को, इनके मेटाबॉलिज्म को भी कम कर सकती है। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स है जो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करती है या फिर बाईपास कर देती है? पहली जो ड्रग है उसका नाम है 2-डिऑक्सी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस 1 को इनहिबिट करती है। 3-ब्रोमोपायरुवेट हेक्सोकाइनेस 2 को करती है। इसको याद करने का तरीका ये है कि 1 को 2 करती है, 2 को 3 करता होता है, तो 1 to 3 वाला काम चल रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ डाइक्लोरोएसीटेट, ये वो ड्रग है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के काइनेस वाले सब यूनिट को इनहिबिट करती है। काइनेस का मतलब फॉस्फोरिलेशन कराना, और अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की फॉस्फोरिलेशन हो तो ये इनएक्टिव होता है। अगर इसकी फॉस्फोरिलेशन को ही कम कर दे, काइनेस को ही ब्लॉक कर दे, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इससे ये होगा कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। वो पायरुवेट को हम लैक्टिक एसिड बनाने के बजाय उस पायरुवेट से हम एसिटाइल कोए इस्तेमाल कर लेंगे, वो एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाएगा। इससे हमें एसिडिक एनवायरनमेंट कम से कम देखने को मिलेगा।
इसके साथ हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फ्लोराइड आइंस का क्या रोल होता है। अगर फ्लोराइड आइंस अगर डाइट में ले या फिर वाटर में फ्लोराइड हो तो वो लैक्टेट की प्रोडक्शन को कम कर देगा ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर फ्लोराइड वाला वाटर अगर यूज़ करें तो लैक्टेट की प्रोडक्शन बैक्टीरिया से ना होने के बराबर होगी। डेंटल कैरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरा, फ्लोराइड एक एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसका नाम है इनोलेज। इनोलेज को इनहिबिट कर जाने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी। ये क्यों यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल को एस्टिमेट कराना हो, यानी ब्लड जिसके अंदर ग्लूकोज हो उसको हमने मेजरमेंट करवानी हो, उसका लेवल चेक करना हो, तब हम इसकी ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देते हैं ताकि हमें फॉल्स पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ना देखने को मिले और एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिले, जिसकी वजह से हम फ्लोराइड यूज़ करते हैं। फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता होता है बेसिकली। आगे है एनर्जी यील्ड कि एनर्जी यील्ड ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितनी देखने को मिलती है। जो ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 NADH मिलते होते हैं। NADH 2 पाथवे के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकती है क्योंकि NADH ने माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाना है। पहला जो पाथवे होगा उसको बोलेंगे मैलेट स्पार्टेट शटल, दूसरा होगा ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में यह होता है कि एक NADH के बदले एक FADH2 प्रोड्यूस होता है, मतलब 1.5 ATP मिलती है एक NADH के बदले में। लेकिन अगर हम मैलेट स्पार्टेट पाथवे यूज़ करें, ये शटल यूज़ करें तो हमें 2.5 ATP ही मिलते होते हैं। तो ये पाथवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पाथवे देखें ग्लाइकोलाइसिस के, तो इसमें अगर देखा जाए कि अगर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन कराने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की अगर मैं आइसोमराइजेशन कराऊँ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के जरिए, इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ फॉस्फेट की, तो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसने बाईपास कर दिया पहले स्टेप को जिसमें एटीपी इस्तेमाल होती थी। तो अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी लेना चाहें ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू तो हमें 1 मोल एटीपी सेविंग होगी, 1 मोल एटीपी बच जाएगा हेक्सोकाइनेस वाले स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रोड्यूस हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो अगर हम ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं तो हमें नेट एटीपी मिलते हैं 3 एटीपी। 1 एटीपी की यील्ड ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस की टाइप क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली 2 कैटेगरी का होता है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो। अगर ऑक्सीजन ना हो या माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर लैक्टेट प्रोड्यूस होता है और इसके अंदर पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर हमें कार्बन एटम की नेट ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, इसमें हमें नेट ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलती होती। तो ये था बेसिक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।